दूसरी इकाई एक यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुआ। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतरकारी रहे। नेपोलियन का चित्र। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। परंतु इसमें भाग लेने वाले किंग ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बोहेमिया, ऑस्ट्रियन एम्पायर, पोलैंड, किंगडम ऑफ पर्शिया, रशियन एम्पायर। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका प्रमुख उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्ध ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्थाओं ने पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बूर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। मेटरनिख का चित्र। परमा, मोडेना और टर्कनी के प्राप्त हैम्बर्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जेनेवा और सार्डिनिया पीडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी
शक्तियों की विजय थी, लेकिन व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बूर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुईस 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा उसने 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चल रहे चार्ल्स 10वें के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस के उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पादन किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार के विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा फ्रांस के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उत्तर तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 में से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स 10वें ने फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बूर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप बूर्बो राजवंश के स्थान पर अर्लेयंस वंश की गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन के सत्ता प्राप्त की। अतएव उनकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। अठारह की क्रांति का प्रभाव। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्ताविदों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता की भावना के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई।
1848 की क्रांति। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिससे शासन कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और अल्पमत में भी था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह का हासिल हो रहा था सफलता। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिस वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को ईस्वी को पेरिस में क्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए और लुईस फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकारों की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लो था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड की इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों के बढ़ते हुए असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीयकरण के द्वारा राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के संविधान पर आधारित था। इटली का एकीकरण। सन 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के एकीकरण के पूर्व इटली, एकीकरण के बाद इटली रूप में स्थापित होने वाले भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इसका विरोध अवश्य भावी था। इधर राजधानी रोम में भी पोप के प्रभाव थे। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी, परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी इटली स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियान ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया, यथा सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। इसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लिया। ये सभी कारकों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली में 1820 में से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका
और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तर और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इस राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर नहीं समझ रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। 1848 में जब फ्रांसीसी सहित पूरे यूरोप की क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट उसके नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय रखना चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई, वह पलायन कर गया। एकीकरण का द्वितीय चरण। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नाम शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयासों को इटली के एकीकरण का कार्य जारी रखा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया गया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को बुलाया गया। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित किया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार किया। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट को मिलाना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तर तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धता थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूर की दृष्टि में संभव नहीं था। इसी के बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर
पीडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। काउंट काबूर युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्ड पर पीमाउंट का अधिकार और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबुल का ध्यान मध्य तथा इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाए प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों को पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूँकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ, इसलिए काबुल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860 से 61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्कनी, फब्बारा, बेलाजोना आदि को मिला लिया, जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट को समर्थन करने के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण की समस्या से जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक द इटली रोम वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासन माना। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवक की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासक तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। वस्तुतः काबुल के विचार गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे, परंतु काबुल ने उनके दक्षिण अभियान का समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। तब काबुल ने गैरीबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबुल से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना को त्याग दिया। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरीबाल्डी को दक्षिण क्षेत्र में शासक बनाने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित था। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी। 1862 में दुर्भाग्यवश काबुल की मृत्यु हो गई और इसी तरह वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल इस परिस्थिति का लाभ उठाना पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुअल पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी
रोम इटली में मिला लिया गया, उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार कर लिया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी काबुल और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूरा हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मनी क्षेत्र में समान प्रक्रिया चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग एक साथ ही संपन्न हुआ। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी के सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्ट मतवालंबियों की जनसंख्या ज़्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य तथा अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुलक राज्यों में प्रतिनिधित्व सभा डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु जिसमें जर्मन राष्ट्रवादी की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समक्ष नहीं था। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी दौरान जर्मन में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हिगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हिगेल ने ऐतिहासिक द्वारवाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हिगेल ने विचारों से काफ़ी प्रभावित था। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हर्डेनबर्ग तथा नोवोलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत को सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं की जीवन चरित्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनशैफ्ट नाम की सभा स्थापित की। वाइबर राज्य या येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिख इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी के राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिससे एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इस परिप्रेक्ष्य में एकीकरण का आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालवेरियन नाम के आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा गया कि उस संघ ने जर्मनी क्षेत्र की आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। सेक्सिनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति में जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख युग का अंत भी कर दिया। इस समय जर्मन राष्ट्रवाद ने वान गार्गेन के नेतृत्व में मार्च 1848 में पुराने संसद सभा का फ्रैंकफ्रंट को बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगी और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजस्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था,
उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था। जर्मन के कुछ दक्षिणी राज्य एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। इस गतिरोध से एकीकरण मार्ग का अवरोध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर दबा दिया। प्रसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका भाई विलियम प्रसा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेजी से हुए। विलियम के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क, जो जर्मन डाइट के प्रसा प्रतिनिधि हुआ करते थे, प्रारंभ से ही हिंगेल के विचार से प्रभावित थे और जर्मन संसद डाइट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी। चाहे उदारवादी राष्ट्र को हो या कट्टरवादी राष्ट्र, सभी अपने विचारों का समर्थन समझते थे। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपयोगों से ही जर्मन का एकीकरण संभव था। उसने अपने देश के अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। कालांतर में उसने 1830 में ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपने नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया और इसका कारण प्रसा ऑस्ट्रिया किसी की मायने में कम नहीं रहा गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में स्लेस्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उस पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद स्लेस्विग प्रसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। चूँकि इन दोनों राज्यों ने जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जर्मनी राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। चूँकि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया ने युद्ध करना अवश्य भावी था, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे, इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्रों देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एम्मानुएल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों पर आक्रमण कर देगा। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा की और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ युद्ध में फंस गया कर बुरी तरह पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से प्रभाव समाप्त हो गया। इस तरह जर्मन एकीकरण की 2/3 कार्य पूरा हो गया। शेष जर्मन के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस के दावेदार को खुलकर विरोध किया गया और प्रसा के इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी किया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई
में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 1841 को कैंक-फ्रंट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततोगत्वा जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप में राजनीतिक मानचित्र पर स्थान पाया। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ दो बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को भी इसके कारण राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हुआ। वस्तुतः इसके मूल राष्ट्रीयता की भावना एक लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान के स्वतंत्र आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम थे। इसी के प्रभाव ने ओटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार के स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इसी संदर्भ में यूनान राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यूनान सभ्यता की साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र में उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। पुनर्जागरण के काल में इसने प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों से अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त थे। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले थे। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासक ने स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नाम के स्थान पर की। इसका उद्देश्य तुर्की शासक को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का एक सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवाद महत्वाकांक्षाओं तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में विस्फोट स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनान स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में यूनान के विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिख के दबाव के कारण खुल कर सामने नहीं आ पा रहा था। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि वे तुर्क यूनान विवादों में मध्यस्थता करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वां भी यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों ने संयुक्त सेना नावारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की का नाम मात्र प्रभुता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने
संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाकर बेहतर मानते थे। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा। हंगरी। राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता है। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ की राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस डिक नाम के क्रांतिकारियों के द्वारा किया जा रहा था। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज की अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुईस फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगे। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए। 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्रिपरिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधित्व सभी डायट की बैठक प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इस आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासक के विरुद्ध शुरू हो गया। 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, जो हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्य चेक जाति की स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों की सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां स्थिर न रह सकी। परिणाम: यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र में छोटे छोटे राज्यों का जातीय समूह में भी यह भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्य तथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उसमें राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का दुर्भाव होने लगा। हालांकि इस साम्राज्यवाद प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेदार थी जितने कि अन्य कारक। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई एवं अफ्रीकी देश को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवाद प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव को यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागरूक बनाया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचना शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं
नवासी की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी, स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेता ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया। उदाहरण स्वरूप राजा राम मोहन राय एवं स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण ही 1821 ईस्वी में नेल्सन की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 ईस्वी की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भेजे। कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना में प्रथमतः यूरोप को एक अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए।